तो रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची मर चुका है और जाउची के मरने के बाद सभी लोग ज्यादा परेशान होते हैं। सभी लोगों में सबसे ज्यादा परेशान लिटिल फेरी होती है। लिटिल फेरी यहाँ तक कि उसकी कब्र के सामने आकर रोना शुरू कर देती है। सॉरी, उसकी कब्र तो नहीं है, यानी कि वो बड़ी सी तलवार वाली फॉर्मेशन के बाहर बैठकर रोना शुरू कर देती है कि अब ये इसी को उसकी कब्र समझ रहे हैं। तो वो वहाँ पर बैठकर रो रही होती है और उसे कहती है, प्लीज जाउची वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ भी रहने को तैयार हूँ, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे कर लूंगी। इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो। बाहर से ये ठंडी दिखने वाली बूढ़ी औरत अंदर से एक छोटे लड़के को वाकई में प्यार करती है। इसी वजह से तो यहाँ पर आकर इतना ज्यादा रो रही है कि जूनियर सिस्टर वहाँ पर आती है और उसे कहती है, एल्डर सिस्टर प्लीज बस करो, जी तुम क्या कर रही हो। लिटिल फेरी अपनी आइस एनर्जी को यूज करते हुए उस तलवार के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि वो उसको ओपन करके जाउची को वहाँ से निकाल सके। तो उसकी जूनियर सिस्टर उसे कहती है, एल्डर सिस्टर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इस फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर पाओगी, इसको ओपन करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है। वैसे भी जाउची अब मर चुका है, तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए। तो अपनी हालत की तरफ देखो तो सही, तुम एक छोटे लड़के के लिए किस तरह यहाँ पर बैठकर रो रही हो। अगर बाकी के किसी बंदे ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया, किसी मर्द ने तुम्हें यहाँ पर रोते हुए देख लिया, तो हमारे फ्रोजन पैलेस का नाम खराब होगा। और साथ ही जूनियर सिस्टर सोच रही होती है आखिर इसको हुआ क्या है। तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं हो। सारी जिंदगी ये बहुत ज्यादा कोल्ड रिएक्शन देती रही, मर्दों से दूर रही और आज यहाँ पर एक 17 साल के लड़के के लिए किस तरह बिलक बिलक कर रो रही है। आखिर इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। लिटिल फेरी जो बड़ी तलवार के ऊपर अटैक कर रही होती है, इसकी वजह से उसकी परफाउंड एनर्जी को नुकसान पहुंचता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। जूनियर सिस्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है, सीनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। और वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। जबकि यहीं पर दूसरी तरफ किंगजू की जो दूसरी साथी होती है वो उसे कहती है, जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर मरा है, तुम्हें तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। उनसे कहती है, क्या ये बात वाकई में सच है, मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई की जान बचाने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर छलांग लगा दी और वहाँ से मेरे भाई को बचा लिया, लेकिन हुड वो उस डीमन की पाम के साथ बच नहीं पाया और उसी फॉर्मेशन के नीचे सील हो गया है। वो सिस्टर उसे कहती है, हाँ ये बात वाकई में सच है, हस्बैंड इस वक्त मर चुका है, उसे भी एक झटका लगता है, वो भी गिरने लगती है, लेकिन फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, फिर मुझे अपने भाई को भी ढूंढना है क्योंकि वो भी इस वक्त बहुत बड़े सदमे में होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड इतनी जल्दी कैसे मर सकता है, तो मैं उसकी वाइफ भी नहीं बनी। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन डॉक्टर के रूम का दिखाया जाता है। ज्यूमो जो कि इस सेक्टर की डॉक्टर है, स्वर्ड विला की बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। लिटिल फेरी को उसके पास लाया जाता है। वो लिटिल फेरी को चेक कर रही होती है। आंटी ज्यूमो जूनियर सिस्टर से कहती हैं, हमारी ये सीनियर सिस्टर ये बिल्कुल ठीक है, लड़के के मरने की वजह से इसे बहुत बड़ा शॉक लगा है, ट्रॉमा की वजह से ये बेहोश हो गई है कि ये बहुत ज्यादा दुखी है और इसके दिल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, इसी वजह से ये बेहोश हो गई है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ, तुम्हें पता है कि तुम सभी लोग फ्रोजन क्लाउड पैलेस की मेडन्स और तुम सभी लोगों ने आइस एट्रीब्यूट वाली कल्टीवेशन को मास्टर किया होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के जो 5 ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ऑर्गन्स, वो सभी बहुत ज्यादा कोल्ड हैं। अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा, ये अपनी फ्रोजन आर्ट्स को इसी तरह आगे कंटिन्यू रखती है, मुझे लगता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो नहीं बच पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए इतनी ज्यादा ठंड ठीक नहीं है। मेरी सिस्टर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाकर आंटी ज्यूमो से कहती है, आंटी ज्यूमो ये आप किस तरह की बात कर रही हैं, हमारी फ्रोजन क्लाउड मेडन्स किसी भी लड़के या किसी भी मर्द के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रख सकती, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, इसका तो किसी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना इसकी शादी हुई है, ना इसने कभी किसी मर्द को छुआ है, तो फिर ये इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। आंटी ज्यूमो से कहती है, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, मैं पिछले कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, दिखने में ऐसा लगता नहीं होगा लेकिन 100 साल से मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं तो किसी इंसान की पल्स को फील करके बता सकती हूँ कि उसके पेट में क्या है। मुझे लगता है कि मैंने इस छोटे से मसले में गलती कर दी है, मैं तो बहुत बड़ी बीमारियों को डिटेक्ट कर सकती हूँ, तो सिर्फ एक औरत की प्रेगनेंसी का मसला है, मैंने हजारों औरतों की प्रेगनेंसी को देखा है और उनके बच्चों को पैदा करवाया है। आंटी ज्यूमो इतनी बात कहकर बाहर चली जाती है और कहती है, मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं कहना, तो ये सीनियर सिस्टर प्रेग्नेंट है और इसके पेट में किसी का बच्चा है। जबकि लिटिल सिस्टर वहीं पर खड़ी बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है और सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर के बाद लिटिल फेरी को भी होश आ जाती है। सिस्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है, सीनियर सिस्टर तो तुम्हें होश आ गई। उसे कहती है, सीनियर सिस्टर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात वाकई में सच है। आंटी ज्यूमो ने कहा कि तुम्हारे पेट में इस वक्त किसी का बच्चा है, अब ये मत कहना कि ये बच्चा युंची का है। लिटिल फेरी उसे कहती है, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हम लोग फ्रोजन क्लाउड पैलेस में वापस चलते हैं। जबकि लिटिल फेरी को भी अभी तक इस बारे में नहीं पता था कि उसके पेट में जाउची का बच्चा है, तो ये जाउची का बच्चा कहाँ से आ गया है। लास्ट टाइम जब जाउची और लिटिल फेरी दोनों ड्रैगन गार्ड के ट्रायल को देने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इसकी प्रोफाउंड वेन्स को रिकवर करने के लिए ड्रैगन गार्ड ने कहा था कि तुम दोनों को अपनी जिन जैंग एनर्जी को मिलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाउची को सिर्फ इसे किस करते हुए दिखाया गया था, लेकिन असल में उसने किस नहीं किया था, बल्कि उसने सब कुछ किया था। इसीलिए अब लिटिल फेरी के पेट में हमारे जाउची का
बच्चा है, तो हमारा जाउची अब पापा बनने वाला है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन फिर से उसी तलवार वाली जगह का दिखाया जाता है। जाउची की वाइफ किंगजू वहाँ पर जाती है, वो भी काफी ज्यादा उदास होती है। वो उस तलवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे हस्बैंड, इस जन्म में तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म में तुम किंगजू को दोबारा से अपनी बीवी जरूर बनाओगे। अगले जन्म में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। यहीं पर स्वर्ड विला का यंग मास्टर लिंग जुन भी आ जाता है। लिंग जुन उसे कहता है, फेरी जिया, क्या तुम भी यहाँ पर अपने दोस्त को गुड बाय बोलने के लिए आई हो? किंगजू से कहती है, नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं था, मैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड को गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। बात सुनते लिंग जुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, फेरी जिया, क्या मैंने यहाँ पर सही सुना है? क्या तुमने कहा कि तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को गुड बाय बोलने के लिए आई हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम मेरे साथ मजाक कैसे कर सकती हो? किंगजू उसी वक्त अपने बालों की लिट को पकड़ती है और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अपने बाल काट देती है। ये एक रस्म है। हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ अपने बालों का एक हिस्सा काट कर वहीं पर फेंक देती है जहाँ पर उसके हस्बैंड की कब्र हो। लिंग जुन जैसे ये देखता है कि किंगजू ने यहाँ पर अपने बालों को काटा है, वो ये देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी समझ आ जाती है कि ये वाकई में सच कह रही है, ये दोनों वाकई में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो वो बेचारा बस वहीं पर रह जाता है, क्योंकि वो तो किंगजू के साथ शादी करने के सपने देख रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पहले से जाउची की वाइफ है। किंगजू वहाँ से अपनी रस्म को पूरा करने के बाद वापस जा रही होती है, तो सामने जुनबा खड़ा होता है। जुनबा बहुत ही जोर जोर से रो रहा होता है। वो रोते हुए अपनी बहन से कहता है, सिस्टर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जीजा जी मेरी वजह से मारे गए, क्योंकि मैं स्ट्रांग नहीं था, इसी वजह से उस डीमन ने मुझे निशाना बनाया। काश मैं स्ट्रांग होता। जीजा जी मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे। जीजा जी मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि मैं इस टूर्नामेंट को देख सकूं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने उन्हीं को मार डाला। जुनबा अपनी बहन से कहता है, सिस्टर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं पावर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं एडवेंचर करूंगा, बहुत सारी जगहों पर जाऊंगा और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। एक दिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आऊंगा। जीजा जी हमेशा मुझे कहते थे कि मुझे स्ट्रांग बनना है और कभी भी किसी से बुली नहीं होना, तो अब मुझे यही करना है। अपने जीजा के लिए मुझे ये करना होगा। उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया मेरी जान बचाने के लिए, तो अब मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि जीजा जी को मेरे पर फख्र हो। मेरे वापस आने के बाद मैं तुम्हें और अपने फादर दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूंगा। जुनबा वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि किंगजू से कहती है, अब तुम बड़े हो चुके हो, ठीक है, अपना ध्यान रखना, किसी भी मुश्किल में मत पड़ना, अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। यहीं से नेक्स्ट सीन हिमनली विला मास्टर का दिखाया जाता है। स्वर्ड विला मास्टर के पास जब ये खबर पहुंचती है लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है, वो ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसके पीछे लगा हुआ था और उससे शादी करना चाहता था। वो अपने बंदे से कहता है, क्या ये बात वाकई में सच है? क्या इसी वजह से वो वहाँ पर जाकर तलवार के सामने बैठी जाउची के लिए रो रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उस लड़के जाउची का है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक छोटे लड़के के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है? कि वाइफ तो ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा मजे ले रही होती है, क्योंकि वो तो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि उसके हस्बैंड की उस लड़की से जान छूट गई है। वाइफ उसे कहती है, मेरे इतने ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद तुम हमेशा उस लड़की के पीछे रहे। तुमने चू जुईचेन को पिछले कई सालों से उसका पीछा किया है और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कभी तुम्हें घास नहीं डाली। जरा देखो तुम्हारी चू जुईचेन ने कौन सा चांद चढ़ा दिया। एक छोटे से 17 साल के लड़के के साथ ये सब कुछ कर लिया, जबकि तुम लोगों को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया और ना ही कभी अपना चेहरा दिखाया है। विला मास्टर चिल्लाकर अपनी वाइफ से कहती है, बकवास बंद करो और इस बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात इस रूम से बाहर ना जाए। उसकी वाइफ भी चिल्लाकर उसे कहती है, अब बस भी करो, तुम कब तक उसको प्रोटेक्ट करोगे? है ये घटिया औरत ने बिना शादी के ये सब कुछ एक जूनियर के साथ कर लिया। कहीं पर उसका बेटा भी आ जाता है, जो कि अपना दिल तोड़वाकर यहाँ पर पहुंचा है। वो उन दोनों से कहता है, फादर मदर, और उसकी हालत काफी खराब होती है। बेचारा काफी ज्यादा उदास होता है। उसकी माँ भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है, मेरे बेटे युनजी, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? युन अपनी मॉम से कहता है, मॉम, मुझे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन मेरा दिल टूट गया है। उसकी मॉम से कहती है, मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट है और एक जीनियस है, विला का यंग मास्टर होने वाला वारिस है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी लड़की मेरे जीनियस बच्चे को रिजेक्ट कैसे कर सकती है? मुझे बताओ किसने तुम्हारा दिल तोड़ा है? लिंगजुन अपनी मॉम को बताता है कि ये सब कुछ जिया किंगजू ने किया है। जिया किंगजू के साथ प्यार हो गया था। जब फाइट के दौरान मैंने इसका चेहरा देखा तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज जब मैंने उसको देखा, मैं उससे बात करने के लिए गया, लेकिन मुझे पता चला कि वो जाउची की वाइफ है। मैंने वहाँ पर जाउची के लिए उसको रस्म को पूरा करते हुए भी देखा है। तो लिंगजुन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सभी फ्रोजन क्लाउड की मेडन्स ये बहुत बड़ी कमीनी है, सभी के पीछे तो सभी मर्द पागल हैं। पहले इस लड़की की मास्टर ने मेरे हस्बैंड को पिछले कई सालों से अपने चक्कर में फंसाई रखा। मेरा हस्बैंड मेरे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और अब यहाँ पर उसकी जूनियर ने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने रीजन की पावर को यूज करते हुए इनके पूरे के पूरे फ्रोजन क्लाउड पैलेस को बर्बाद कर दूंगी और सभी लड़कियों को मार डालूंगी, ताकि ये दोबारा कभी भी किसी मर्द को अपने जाल में न फांस सके। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। मिस्टर ज़ूरो अपने ब्लू विंड एम्पायर में वापस आ जाती है पैलेस चीफ किन के साथ। मिस्टर ज़ूरो पैलेस चीफ किन से कहती है, पैलेस चीफ किन, आपको मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं और ज्यादा उदास नहीं हूँ। अब तो इस बात को काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं।
हैं। जिसको जाना था वो तो जा चुका है। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे अपने फादर का ध्यान रखना है। मेरे फादर बीमार हैं और साथ ही मेरी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे अपने भाइयों को भी रोकना होगा ताकि वो मेरे फादर को मारकर उनकी गद्दी न छीन लें। मैं जाओची के लिए ज्यादा अरसे तक बैठकर रो नहीं सकती और अपने आप को कमरे में बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।